हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटू क्लासेस। आज क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर आने वाला है। आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फिर भी मैं बताता चलूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ को आज पढ़ने वाले हैं। ये सब सारा टॉपिक का एक वीडियो में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहे। और हाँ, चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहे या दोनों नेगेटिव चार्ज रहे तो उसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपेल करता है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है तो उसमें क्या होता है, अनलाइक चार्ज बोलते हैं, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1 और दूसरे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q2। दो पॉइंट चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R। ठीक है, तो दोनों चार्ज कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपेल फोर्स लगेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट फोर्स लगेगा। तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा दोनों चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, Q1 एंड Q2 का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस का। तो F इनवर्सली हो जाएगा 1/r²। कहने का मतलब है अगर चार्ज का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, दोनों के बीच में इंक्रीज होगा। अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को जितना बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या कम होगा। चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, डिस्टेंस का वैल्यू, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से क्या होता है, फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना टाइप का, दो टाइप का, रिपल्सन और अट्रैक्शन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F से होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to a square of distance between them। अब ध्यान दें, जब कंबाइंड ऑल द रिलेशन करेंगे तो कंबाइंड करने से, जब रिलेशन को कंबाइंड करेंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2 बाय क्या आ जाएगा, R²। अभी मैंने देखा F प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 बाय R² आया, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आएगा K Q1 Q2 बाय R²। प्रोपोर्शनल को हटाएं तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। K यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम्ब्स कांस्टेंट को, तो K कूलम्ब्स कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगर K का वैल्यू इन केस ऑफ एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, अगर एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस लेते हैं तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इस K के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो F बराबर निकल के आएगा 1/4πε0 Q1 एंड Q2 बाय क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम F∈0 के बारे में जानना चाहते हैं तो F∈0 यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ पे जाएंगे तो F∈0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, और F∈0 का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन का -1 पावर में मीटर-2 और हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर -2 -1 हो जाएगा, मतलब न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर।
ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम का स्क्वायर। ये हुआ एयर एंड वैक्यूम के केस में। अगर हम मीडियम के केस में लेते हैं, इन केस ऑफ एनी मीडियम, यहाँ पे फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर के जगह पे कोई मीडियम लेते हैं तो के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 मीडियम की परमिटिविटी, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है 1/4 सिर्फ एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का जो वैल्यू निकल के आएगा 1/4 एप्सिलॉन मीडियम का Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब 1/4 एप्सिलॉन, या m लिख सकते हैं, m नहीं भी लिख सकते हैं, Q1 एंड Q2 बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर फ्री स्पेस रहा तो डॉट लगेगा, अगर कोई मीडियम रहा तो मीडियम में सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या तो m भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन m रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम को। चलिए एक बार फिर से समझते हैं वापस। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिया है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का पाया जाता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to a square of distance between them। ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है। दैट इज करके लिखेंगे F proportional Q1 and Q2, F inversely proportional 1/r square। कंबाइंड ऑल द रिलेशन जैसे करेंगे तो F proportional Q1 and Q2 बाय क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाए तो यहाँ पे K आया। K को क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। K का वैल्यू अगर एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस लेते हैं तो K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। K का वैल्यू अगर पूछा जाए एयर एंड वैक्यूम में तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो जहां पे K लिखा हुआ था उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो याद रखें दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है। अब आते हैं एयर एंड वैक्यूम और फ्री स्पेस के स्थान पे। अब अगर हम कोई मीडियम लेते हैं तो कोई मीडियम का K के स्थान पे क्या हो जाएगा 1/4 मीडियम की परमिटिविटी, या यहाँ पे सिर्फ परमिटिविटी लिख सकते हैं। मीडियम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब जहाँ पे K का वैल्यू था वहां पे बैठा देंगे 1/4 एप्सिलॉन बैठा देंगे, तो यहाँ पे जाएगा F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूले, जिससे कोई भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा कर सके। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ हम लोग कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट, वैल्यू एंड डायमेंशन फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। आप लोग जानते हैं F बराबर K Q1 Q2 बाय क्या होता है फॉर्मूला आर स्क्वायर। हमें K चाहिए तो आर स्क्वायर को यहां भेजना पड़ेगा, तो K बराबर F इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 एंड Q2। F का यूनिट जानते होंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। यहाँ पे चार्ज Q1 एंड Q2 दो चार्ज दिया हुआ है, इसे कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, अगर एयर एंड वैक्यूम में K का वैल्यू लेते हैं तो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आता है इसके डायमेंशन फॉर्मूला में, तो आप लोग फोर्स का डायमेंशन पता होगा। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, और डिस्टेंस का डायमेंशन आपको पता है l स्क्वायर, और चार्ज का डायमेंशन होता है at। यहाँ पे दो चार्ज दिया हुआ है इसलिए a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, m हो गया, l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो l कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। t -2 है, ये 2 और ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा ml3 t -4 a -2।
तो अब आते हैं वापस, के को क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट का यूनिट अगर पूछ लिया जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब कांस्टेंट का अगर वैल्यू पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया जाए तो ml3T-4A-2 होगा। दोस्तों कूलम्ब कांस्टेंट का यहां से क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते होंगे 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेजेंगे, के को यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई के। 4 पाई का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ के का यूनिट होता है। तो के का यूनिट लिखा हुआ था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जब उसको ऊपर भेजेंगे, न्यूटन ऊपर जाएगा तो -1, मीटर ऊपर जाएगा तो -2 और कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा न्यूटन -1, मीटर -2, कूलम्ब का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू जाते हैं तो इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन -1, मीटर -2, कूलम्ब का स्क्वायर। अब आते हैं डायमेंशन फार्मूला में। तो डायमेंशन फार्मूला के का होता है 1/ml3T-4A-2। m को ऊपर भेजेंगे तो m-1, l-3, t का पावर 4, a का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पिछला बार वैल्यू पूछ लिया था, तो उम्मीद करते हैं इस बार इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ ले। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ के लिमिटेशन क्या है। कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्टेशनरी चार्ज, रेस्ट वाले चार्ज के लिए कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल है। सेकंड नंबर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको बोला जाता है, अगर चार्ज का वैल्यू उसके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा हो तो उसे पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। थर्ड, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज। चौथा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। कितना छोटा नहीं होना चाहिए, तो एटॉमिक रेडियस से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 का पावर -15 मीटर से उसका बीच चार्ज के बीच का डिस्टेंस छोटा नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो फर्स्ट है कूलम्ब लॉ का स्टेशनरी चार्ज, सेकंड है पॉइंट चार्ज, थर्ड नंबर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज, फोर्थ नंबर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, और फिफ्थ नंबर है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये हमारे 5 पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। अब आते हैं कूलम्ब लॉ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो देखकर टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एक एक करके सब बन जाएगा। अब आता है कूलम्ब लॉ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोलम्बियन फोर्स इज, तो कोलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कोलम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, तो दोनों फोर्स होने के कारण जो ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ रहा है। अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी को, तो एप्सिलॉन नॉट का जो परमिटिविटी हो जाएगा न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। अब आता है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। आप देख पा रहे हो कि चारों ऑप्शन एक जैसा दिख रहा है, तो इसे ध्यान से ऑप्शन को देखे उसके बाद ही ऑप्शन को टिक लगाए। यहां पे ध्यान दे 88.54 इंटू 10⁻⁻12 नहीं है। बी नंबर ऑप्शन को देखे 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम्ब स्क्वायर। आप देख पाइए चारों ऑप्शन एक जैसा है दोस्तों, इसे ध्यान से देखकर ही ऑप्शन को टिक लगाएं। अब चलते हैं आगे। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। बोला है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कौन सा होगा, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज। बोल रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला कूलम्स कांस्टेंट का क्या होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो इसका आंसर देना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। वन क्या कह रहा है, टू चार्ज अ स्फीयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d एग्जैक्ट ये फोर्स F। ध्यान दे दोस्तों, दो चार्ज दिया हुआ है Q1 एंड Q2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d। तो जब दोनों चार्ज के बीच में बोल रहा है फोर्स कितना लग रहा है F, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाता है तो F का जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई क्या हो जाता है d स्क्वायर, ये मान लेते हैं केस 1। अब ध्यान से क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ चार्जेस आर डबल, चार्ज को डबल कर रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स विल बी। ध्यान दे दोस्तों, बोल रहा है चार्ज को डबल कर रहा है, तो जहां Q1 था डबल मतलब क्या हो गया 2Q1, और जहां चार्ज Q2 था वहां पे क्या हो जाएगा 2Q2, और डिस्टेंस को भी डबल कर रहा है मतलब जहां d था वहां पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। अब नया फोर्स पूछ रहा है क्या हुआ, तो मान लेते हैं F डैश, इसको मान लेते हैं तो F डैश क्या आएगा, ध्यान से फॉर्मूला होता है K चार्ज 2Q1 दूसरा चार्ज 2Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2d का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो F डैश यहाँ पे ध्यान दे, दो दूना कितना होता है 4 K Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4 से 4 कैंसर। तो F डैश किसके बराबर आ रहा है, ये वाला, ये किसके बराबर F के बराबर है, तो जो नया फोर्स होगा किसके बराबर आ जाएगा F के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अभी ध्यान दे दोस्तों, अभी चार्ज को डबल कर रहा था, डिस्टेंस को डबल कर रहा था। जब चार्ज डबल डिस्टेंस डबल दोनों में सेम काम होगा तो हमेशा याद रखे फोर्स हमेशा F ही होगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर चार्ज डबल डिस्टेंस डबल या चार्ज हाफ डिस्टेंस हाफ तो भी फोर्स कितना आएगा, हमेशा F आएगा। सच एज लाइक, इधर ध्यान दें। अगर मान लेते हैं चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1/2 और यहाँ पर भी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1/2, चार्ज को हाफ किए और डिस्टेंस को भी क्या कर दे रहे हैं हाफ कर दे रहे हैं, तब फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ध्यान दे जो F डैश है यहाँ पे ध्यान दे K Q1/2 Q2/2 और बटे d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे K Q1 Q2 दो दूना 4 और ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, ये किसके बराबर है F के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे F डैश जो किसके बराबर आ जाएगा F के बराबर आएगा। चार्ज को डबल किए डिस्टेंस को डबल किए तो भी फोर्स F, चार्ज को हाफ किए डिस्टेंस को हाफ किए तो भी फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है F ही आ रहा है। तो हमेशा याद रखें दोनों के केस में चार्ज डबल करे और डिस्टेंस डबल करे, दोनों में काम सेम करे तो हमेशा फोर्स का वैल्यू क्या होता है F होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आते हैं अगला और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ध्यान दें यहाँ पे अगर बोल दे कि चार्ज को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं सेम रख रहे हैं, चार्ज को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को सेम रख रहे हैं मतलब डी ही रख रहे हैं, तो फोर्स के वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा। तो ध्यान दे इधर F डैश इक्वल टू K 2Q1 2Q2 बटे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, F डैश दो दूना 4 K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा F लिखना पड़ेगा। तो F डैश बराबर कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ज्यादा। तो जब भी चार्ज डबल करे डिस्टेंस को सेम रखे तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ता है 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ऐसे शॉर्टकट आ सकते हैं, दो दूना कितना 4 तो 4 टाइम्स। आगे चलते हैं, अब क्या कर रहे हैं चार्ज का वैल्यू को सेम रख रहे हैं, Q1 था तो Q1 दे देते हैं और डिस्टेंस के वैल्यू को डबल कर दे रहे हैं 2d, तो फोर्स के वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा। तो ध्यान दें दोस्तों इस समय F डैश K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा 2d का स्क्वायर, तो F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा 4d का स्क्वायर, ये किसके बराबर है F के बराबर है। तो जो नया फोर्स बनेगा 1/4 टाइम्स F हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक आपके लिए है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि चार्ज के वैल्यू को आधा कर दे रहे हैं, चार्ज के वैल्यू को क्या कर रहे हैं आधा कर दे रहे हैं और डिस्टेंस के वैल्यू को सेम रख रहे हैं। चार्ज के वैल्यू को क्या कर रहे हैं आधा कर रहे हैं,
डिस्टेंस के वैल्यू को सेम रख रहे हैं तो जो नया फोर्स बनेगा वो कितना टाइम्स बनेगा ये आपको बताना है कमेंट में करके। अगर अगला क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और है, अगर सपोज चार्ज के वैल्यू को सेम रख रहे हैं, दोनों में Q1 Q2 है और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं आधा कर दे रहे हैं, तो हमें बताना है कि जो नया फोर्स बनेगा क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का एड्रेस मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, या तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 3 कूलम एंड -8 कूलम अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो ध्यान दें दोस्तों, 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, क्या चार्ज है, एक दिया हुआ है +3 कूलम दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है -8 कूलम और बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं है तो मान लेते हैं R दिया हुआ है। तो यह बोला है कि उसके बीच का जो फोर्स लग रहा है ना F1 न्यूटन, तो F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़े ना कि Q1 Q2 बाई क्या होता है R²। हमें चाहिए, इधर ध्यान दें, K/R² यहाँ से निकालते हैं, K/R² बराबर, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ बेचते हैं, F/Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। यहाँ पे F का वैल्यू 1 न्यूटन है और Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 कूलम और यहाँ पे दिया हुआ है 8 कूलम, मतलब 1/24 कूलम यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दें दोस्तों, आगे पढ़ते क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ये चार्ज ऑफ 5 कूलम इज एडेड टू ईच अदर। बोल रहा है कि चार्ज को ऐड कर रहा है, यहाँ पे 3 कूलम था, इसको 5 कूलम के साथ ऐड कर देंगे तो टोटल ये 8 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे -8 कूलम था और 5 कूलम के साथ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -3 कूलम। तो दोनों का बीच का कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस R है, इस समय जो फोर्स आएगा दोस्तों F' बराबर K Q1 Q2 बाय R²। K/R² का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन बटे कितना हो जाएगा 24 कूलम इंटू Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8 कूलम इंटू 3 कूलम, 8 से 24 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 न्यूटन। और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेचर क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव, तो 1 न्यूटन अट्रैक्टिव आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 1 न्यूटन अट्रैक्टिव। ये है दोस्तों इसका लॉन्ग कट। अब शॉर्टकट के लिए ध्यान दे दोस्तों, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा है, थोड़ा सा इधर ध्यान दे। यहाँ पे चार्ज कितना लिखा हुआ है 3 कूलम और -8 कूलम, डिस्टेंस R दिया हुआ है, तो फोर्स का वैल्यू आ रहा था 1 न्यूटन, क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन आगे कह रहा था कि 5 कूलम को ऐड करेंगे, दोनों चार्ज में ऐड किए तो भी चार्ज कितना आया 8 कूलम और 3 कूलम। यहाँ पर 3 कूलम और 8 कूलम दोनों में था तो 1 न्यूटन, यहाँ पर 8 कूलम और 3 कूलम दोनों में सेम चार्ज है तो फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन ही लगेगा, और दोनों प्लस और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा दोस्तों। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन टिक लगा सकते हैं 1 न्यूटन अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों में चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ है सेम दिया है, क्वेश्चन पे 1 न्यूटन बोल दिया है तो 1 न्यूटन हो जाएगा, प्लस और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे ध्यान दे, +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ये फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन। ध्यान दे दोस्तों, एक चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा वाला चार्ज दिया है +4 माइक्रोकूलम, सेम टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डिस्टेंस R दिया हुआ है और इस समय जो फोर्स लग रहा है F बराबर क्या हो जाएगा K, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम। और हाँ एक चीज और बताता चलूं कि प्लस और माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखा जाता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे भी प्लस और माइनस नेचर बताता है, ये सॉल्व करते समय माइनस को नहीं लिखना है। बहुत सारे लड़के लोग को कंफ्यूजन होता है कि माइनस को लिख देते हैं, माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान दे R² है तो K/R² का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, K/R² का वैल्यू F/3 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम। F का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 10 न्यूटन दिया है तो 10 न्यूटन बटे 3 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम। अब थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज, कितना एडिशनल चार्ज दे रहा है -6 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रोकूलम में -6 माइक्रोकूलम को ऐड कर देंगे तो -3 माइक्रोकूलम आएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम को -6 माइक्रोकूलम के साथ ऐड कर देंगे तो भी आएगा -2 माइक्रोकूलम आएगा। और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों R दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे F' तो भी कितना निकल के आएगा K/R², Q1 कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम इंटू यहाँ दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। ध्यान दे, माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखते, बार बार बोल रहे हैं ये चीज। K/R² का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान दे F' इक्वल टू
10/3 माइक्रोकुलाम इंटू 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे न्यूटन है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम। ध्यान से 3 माइक्रोकुलाम से 3 माइक्रोकुलाम कैंसर, 2 माइक्रोकुलाम से 2 बार में कैंसर, और इसको काटेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो जो नया फोर्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान दे दोस्तों कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के लिए 2 चार्जेस चाहिए। ध्यान दे, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। पहला जो Q1 चार्ज है वो A पॉइंट पे प्लेस्ड है और दूसरा B पॉइंट पे प्लेस्ड है। ध्यान दे दोस्तों, दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों सेम चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ध्यान दे, इधर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, और रिपेल होने के कारण 1 2 बाहर चले जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, Q1 Q2 पे लगा रहा है, 1 2 पे लगा रहा है, तो 1 2 F12 कौन सा फोर्स है, रिपेल फोर्स है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू यहाँ पे सेम दिया है। 1 2 पे फोर्स लगा रहा था, F12 लिखे, 2 1 पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, F21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F21, रिपेल फोर्स बाहर। अब थोड़ा ध्यान दे, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, R दिया हुआ है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, R। 1 से 2 के तरफ डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा R12, 2 से 1 के तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा R21। ठीक है, क्या लिखना है, कंसीडर Q1 and Q2 are 2 charges placed at point A and B with separation R. Consider Q1 and Q2 are 2 charges placed at point A and B with separation R. F12 क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय, पहले कौन आ रहा है 1, तो 1 अप्लाई कर रहा है 2 में। यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय, पहले कौन आ रहा है 2, तो 2 अप्लाई कर रहा है 1 पे। ये सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कंसीडर Q1 and Q2 are 2 charges are placed at point A and B with separation R. उसके बाद F12 इलेक्ट्रिक फोर्स, F क्या होता है, फोर्स होता है अप्लाइड बाय, 1 पहले आ रहा है तो Q1 on Q2। F21 इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय Q2 on Q1। यहां ध्यान दे, R12 लिए चाहे R21 ले, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया, मैग्नीट्यूड कितना दिया, R। इसलिए R12 R21 के ऊपर वेक्टर लगा के मोड निकालेंगे तो निकलता है मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा R। ये आपने पढ़ लिया वेक्टर में। अब ध्यान दे दोस्तों, अगर कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला जाता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F बराबर, ध्यान दे इधर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे क्या होता है, R²। अब थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 2 लेते हैं और वेक्टर लगाते हैं, इधर वेक्टर लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 उधर जा रहा है, तो 1 2 के डायरेक्शन में कौन है, R21 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इधर वेक्टर लगाए तो इधर भी वेक्टर लगाना पड़ा। अब ध्यान दे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R वेक्टर बाय मॉडुलस में R वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे, F12 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R²। यहाँ फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं R वेक्टर बाय मॉडुलस में क्या हो जाएगा, R वेक्टर, और यहाँ पे 2 1 लगाए तो यहाँ पे 2 1 लगा दिए, यहाँ पर भी क्या लगा दिए, 2 1 लगा दिए। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दे, R21 का वैल्यू कितना दिया, R, तो वहां पे R लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दे, F12 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R², और यहाँ पे R21 है तो R21 वेक्टर लगा दिए, और इसके बदले क्या होगा, R होगा, तो यहाँ पे R लिख दिए। F12 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, RQ, और यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिमिलरली लेते हैं, इसी प्रकार से अगर F21 निकालना पड़े तो क्या होगा, F21 बराबर, यहाँ ध्यान दे 1 2 है तो इधर वेक्टर कितना आएगा, 2 1, यहाँ 2 1 है तो इधर कितना आएगा, 1 2। 12 है तो 21 लिखे हैं, 21 है तो क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 भाई क्या हो जाएगा, RQ, और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर। ध्यान दे दोस्तों, ये कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दे, ना दोनों को ऐड करते हैं, F12 प्लस F21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F12 का वैल्यू है K Q1 Q2 बटे क्या है, RQ, R21 प्लस क्या हो जाएगा,
KQ1 Q2 बटा RQ और ये हो जाएगा R12। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, F12 प्लस F21 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला दोनों क्या कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, KQ1 Q2 बटे क्या हो जाएगा RQ और यहाँ पे बचेगा R21। अब थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 2 से 1 जा रहा है और यहाँ पे 1 से 2 जा रहा है, तो हम अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो वेक्टर में क्या लगाना पड़ता है, माइनस। तो माइनस लगाए और 1 से 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 1, डायरेक्शन क्या हो गया चेंज। यहाँ पे प्लस था, माइनस किए और इसका डायरेक्शन क्या किया, 1 से 2 जा रहा था, उसको 2 से 1 लिख दिए। R21 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा। तो F12 प्लस F21 इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसको इधर भेजेंगे तो F12 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F21। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दे दोस्तों कैसे न्यूटन थर्ड लॉ है। मेरा हाथ को देखिए, अगर हाथ मेरा फर्स्ट बॉडी है, हाथ अगर दीवार को धक्का देता है तो दीवार हमको उल्टा साइड से धक्का देगा, हम फोर्स लगाए 1, दीवार लगाएगा फोर्स मेरे पे 2, तो वो F12 और 2 1 पे लगाएगा तो क्या उल्टा डायरेक्शन लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस आया है। और क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम इज। +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपेल लगेगा, तो 1 जो 5 कूलम में फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F1 और 5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम में जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F2। रिपेल फोर्स होने के कारण दोनों क्या जा रहा है, बाहर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R। अब थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, F1 और F2 का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, तो F1 कैलकुलेट करने जाते हैं तो F1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दें, Q1 कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम और R का वैल्यू दिया हुआ है R² दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम F2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F2 भी कितना दिया हुआ है, K 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम और R का वैल्यू R² दिया हुआ है। ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, तो बटा कर देंगे और यहाँ पे बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आता है यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, K से K कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया, टोटल कैंसिल हो गया दोस्तों। तो F1 बटा F2 क्या आएगा, यहाँ पे 1 बटा 1 आएगा। 1 बटा 1 को क्या बोलते हैं, 1:1 बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ Fe एंड Fg इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस ए पार्ट इन एयर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, K का वैल्यू दिया हुआ है और G का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F बराबर KQ1 Q2 बाय R²। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में चार्ज सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ² बटा R²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ऐसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, Fg बराबर क्या हो जाएगा, G M1 M2 भाई क्या हो जाएगा R²। तो Fg बराबर, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G M² बटे क्या हो जाएगा R²। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे ये दोनों का रेशियो बोला है ना दोस्तों, तो Fe बटे क्या करेंगे, Fg से डिवाइड कर देंगे। Fe का वैल्यू लिखा हुआ है KQ² बटे क्या होता है R²। ऐसा ही Gm² बटे क्या हो जाएगा R²। ध्यान दें दोस्तों, R² से R² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे K का वैल्यू दिया हुआ 9 × 10⁹ Q का वैल्यू चार्ज कितना दिया इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का, ये क्या दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ है, बटे G का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 6.67 × 10⁻11 इंटू यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर। जब पूरा तरह से इसको सिंप्लीफाइड करेंगे ना दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेट आता है 10⁻42। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशियो पूछा जाएगा तो 10⁻42 10⁻42 आएगा।